नमस्कार। सिंप्लीफाइंग भारत के एक और एपिसोड के साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हमने पहले एक डिटेल कन्वर्सेशन कर्नल मुकुल देव के साथ की थी। आज हम एनएफएफयू पे बात करने वाले हैं। कर्नल मुकुल देव जो कि रिटायरमेंट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, कारगिल वेटरन है और एनएफएफयू को लेके ओरिजिनल पिटिशनर भी हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हुई उसके बारे में हम सर से बात करेंगे और जो एक सोशल मीडिया पे पिछले 7-8 दिन से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का बना हुआ है जिसमें सभी लोग अपनी राय भी दे रहे हैं, उस बारे में और एनएफएफयू की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में आज हम कर्नल मुकुल देव सर से बात करें। थैंक यू कर्नल मुकुल सर, एक बार फिर हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने के लिए आज थैंक यू वेरी मच आपके साथ हैं। सर एक बार ये उसी के एक्सटेंशन में जो एक इंटरव्यू हमने पहले किया था एनएफएफयू पे, उसी के आगे क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स में भी कुछ एक अपडेट आई है जो हम इस इंटरव्यू में कवर करेंगे, तो आप एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बताइए व्हाट इज एनएफएफयू इन अ सिंपल टर्म्स एंड किस ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रुप ए सर्विसेज को ये ऑलरेडी मिल रहा है और क्या सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को ही नहीं मिल रहा है, एक कंबाइन आप हमारे व्यूअर्स के लिए सिंप्लीफाई कीजिए। यस मैं करता हूं। देखिए, एनएफयू का पहली बार कंसेप्ट 6th पे कमीशन में सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज ऑन 1 जनवरी 2006 व्हेन द गवर्नमेंट सेड कि ड्यू टू स्टैग्नेशन सभी आईएएस ऑफिसर्स को एनएफयू दिया जाएगा और इसका कंसेप्ट ये था कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैकेंसीज प्रमोट नहीं हो पाया है तो उसका अपना बैचमेट जब प्रमोट हो गया है उसके एग्जैक्टली 2 साल के बाद में उसको भी अपने बैचमेट के समान सैलरी मिलने लगेगी। एनएफयू हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एनएफएफयू, दैट मींस नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी था वो अगर एडिशनल सेक्रेटरी प्रमोट कर दिया गया है और उसके बाकी बैचमेट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैकेंसी नहीं बने हैं तो 2 साल के बाद में वो रहेगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ही बिकॉज वैकेंसी नहीं है, लेकिन उसको एडिशनल सेक्रेटरी की पे एंड अलाउंसेस मिलने लगेंगे। यह कंसेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1/1/2006 को जब 6th पे कमीशन आया था। शुरुआत में यह सिर्फ चीज आईएएस ऑफिसर्स के लिए की गई थी। थोड़े दिनों बाद में आईपीएस ऑफिसर्स ने भी अपने केस एजिटेट करना शुरू किया और विद इन 1 ईयर आईपीएस ऑफिसर्स को भी दे दिया गया। उसके बाद में धीरे 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 करके सबको दिया गया। आज की तारीख में 49 ग्रुप ए सर्विसेज को ये मिल रहा है। सिर्फ फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये डिनाई किया गया। ट्राई सर्विसेज में फौज पूरी फौज आर्म फोर्सेस। 2010 में द देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसको चेयर किया था द देन डॉक्टर प्रणब मुखर्जी हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और उस कमेटी ने सब कुछ करने के बाद में ये कहा कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको जो है एक एक्सपर्ट बॉडी लाइक 7th पे कमीशन के पास भेज देना चाहिए। तो इन्होंने 7th पे कमीशन के पास भेज दिया। 7th पे कमीशन आया 1/1/2016 को। 7th पे कमीशन ने बिल्कुल क्लियर कहा कि एनएफयू अगर देना है तो सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को दो बिकॉज इनके यहां सबसे ज्यादा स्टैग्नेशन है। अच्छा, और बाकी सबका बंद कर दो। ये राइटिंग में था। अच्छा, ये राइटिंग में 7th पे कमीशन रिपोर्ट में। हाउएवर गवर्नमेंट ने नहीं मानी 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन और हमारा एजिटेशन स्टार्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और वो जहां है आपके सामने है। सर, आर द जीसीओज एंड अदर रैंक्स आर गेटिंग एनएफयू? देखिए, हम उनको एनएफयू नहीं कहते। जेसीओज एंड ओआर को पहले एसीपी मिला विच इज एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। उसके बाद में उसी चीज को मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एमएसीपी बोल दिया गया। ओके। पहले जो आया था उसमें हम जवान को नायक टाइम स्केल का रैंक देके घर भेजते थे उतनी पेंशन पे। अब हम किसी भी जवान को अगर वो 24 साल नौकरी कर जाता है, भले ही वो हवलदार रह जाए, हम उसको नायब सूबेदार की पेंशन देके भेजते हैं। ओके। तो इन ए वे जेसीओज एंड जवानों को भी एनएफयू मिल रहा है एज पर देयर स्टेचर, एज पर देयर रैंक। उसका नाम हमने एमएसीपी दिया हुआ है। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं पिछले 2-3 दिन से ट्विटर पे भी देख रहा हूँ कि काफ़ी वेटरन कम्युनिटी के सीनियर लोग जो पहले इस मुद्दे पे इतने वोकल नहीं थे वो अभी दे आर सपोर्टिंग यू। माय पॉइंट इज मैंने ओआरओपी मूवमेंट को भी बहुत क्लोजली कवर किया है, तो मैं ये देखता था कि जब प्रोटेस्ट साइट पे कुछ सीनियर ऑफिसर्स नहीं आते तो मैं पूछता था कुछ एक ऑफिसर से, व्हाई देयर आर नो लेफ्टिनेंट जनरल्स, नो आर्मी कमांडर्स आर कमिंग। ओनली एक बार मैंने जनरल मोहंती को देखा था, हु वाज द ट्रैक कमांडर। तो सर,
मेरे को एक जर्नलिस्ट ने बताया कि जर्नल्स आर गेटिंग ओवर ओपी सीनियर लेवल पे। सेम मेरे को कल पता चला कि लेफ्टिनेंट जनरल्स आर गेटिंग एनएफएफयू। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यह बात बिल्कुल क्लियर है कि 1/1/2006 से सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स को एनएफयू मिल रहा है। नाम इसको दिया गया HAG, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। ओके। लेकिन इनको सबको एनएफयू मिल रहा है, एनएफयू के नाम से ही मिलता है। और 2015 में जब मैंने पिटीशन फाइल की थी तो मुझे अपोज करने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, जो उस समय एडजुटेंट जनरल थे। ओके। और मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं जो उस समय उनको 2015 में एनएफयू मिलनी शुरू हो गई थी। ये देखिए आप, ये लेटर, इसमें जनरल राकेश शर्मा को 2015 में जब वो हमें अपोज कर रहे थे उन्हें मिलनी शुरू हो गई थी एनएफयू। आप क्लियर देखिए लेटर। ये सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेशन में है ये लेटर। ये मैंने ही डाला है क्योंकि मेरे पास पूरी फाइल है इसकी। जनरल राकेश शर्मा ने हमको अपोज किया था कि इनको एनएफयू नहीं मिलना चाहिए। ओके। और उसके बाद जब 2016 में जजमेंट आया एनएफयू का, सो उस समय ब्रिगेडियर रहे ब्रिगेडियर RC तिवारी फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट, ओके, जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं एज ईस्टर्न आर्मी कमांडर। उन्होंने भी अपोज किया था। वो डिप्टी एमएस थे आर्मी हेडक्वार्टर में। उन्होंने मुझे पर्सनली बोला, व्हाई आर यू स्प्रेडिंग कैनार्ड्स अबाउट एनएफयू इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द जजमेंट, after the judgment, wherein he already knew that lieutenant generals are getting NFU and he will also get it if he becomes a lieutenant general. Finally, he has retired as a lieutenant general and he's getting it. तो सर ये रीजन आप देखते हैं कि वाइल बीइंग इन सर्विस आपकी सीनियर लीडरशिप इन मुद्दों पे चुप रहती है और जो जितने भी व्यूज वो देते हैं सोशल मीडिया पे वो आफ्टर रिटायरमेंट देते हैं, तो आपको मतलब विद इन द इंस्टीट्यूशन सीनियर लीडरशिप इन मुद्दों पे यूजुअली चुप रहती है। डू यू थिंक दिस इज द रीजन? देखिए, ड्यूरिंग द सर्विस कुछ हद तक चुप रहना तो ठीक है कि वो जो है अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं जाते हैं। ये हमारी एक एथोस भी है, ट्रेडिशंस भी है, हमारे कस्टम्स भी हैं सर्विस के, और रूल पोजीशन भी यही है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां हमारे कमांड को एडवर्सली कोई चीज अफेक्ट कर रही, कमांड मतलब हमारे अंडर जो ऑफिसर्स हैं, JCOs हैं, OR हैं, उनको अगर कोई चीज एडवर्सली अफेक्ट कर रही है तो हमको उसको टेकअप करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यस, आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम एजिटेशन करने लगे व्हाइल बीइंग इन सर्विस, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल तो उठानी चाहिए आवाज। इन द पास्ट नो सच वॉइस वाज रेज्ड बाय देम व्हाइल दे वर इन सर्विस। सर अगर ये इथोस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट है तो फिर चैटवुड क्रेटो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको IMA में बताया जाता है। देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, पीपल वी आर लीडिंग, उनका इंटरेस्ट पहले आता है। और अंकित जी, आपने ये बहुत अच्छी पूछी मुझसे। Unfortunately, the Chetwood credo has died long time back. Today there is no Chetwood credo. क्या रीजन देखते हैं इसका? इसका रीजन मैं तो यही कहूंगा इन सिंपल टर्म्स, वन अपमैनशिप है। मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए, बाकी मेरे तरफ से जो मेरे मातहत हैं, मेरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको कुछ मिले या नहीं मिले। तो सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, ये सवाल मैंने पिछली बार भी पूछा था। बहुत बड़े नाम जब हम आर्मी हिस्ट्री को देखते हैं तो बहुत नाम ऐसे आते हैं जिन्होंने सेल्फलेसली फौज को सर्व किया और अपने जूनियर्स को भी उन्होंने काफ़ी मतलब इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने काफ़ी डिवोटेड रहे। सैम मानेकशॉ उनमें से एक नाम है, एडमिरल रॉनी परेरा, जनरल सगत सिंह, जनरल पद्मनाभन, जिन्होंने टाइम रहते रहते अपना जो फौज का जो एक वो था मोराल, उसको डाउन नहीं होने दिया अपनी सर्विस के थ्रू। तो क्या आप देखते हैं कि वो उस टाइप के जनरल्स, उस टाइप के लीडर्स अब हमारे इंस्टीट्यूशन में आने बंद हो गए हैं? कुछ ट्रेनिंग में कुछ कमी है क्या? आप रीज़न क्या मानते हैं? देखिए, मेरे जहन में कुछ नाम आते हैं। जो मैं स्कूल में था उस समय एक जनरल KV कृष्णा राव हुआ करते थे, 81-82 की बात रही होगी। मैंने ये उस समय महसूस किया था कि उन्होंने हमारे फेवर में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी और शायद कुछ बातें इम्प्लीमेंट भी हुई थी। ओके। उसके बाद में जनरल K सुंदर जी आए 1986 से 88 में, जब फ्री राशंस भी इंट्रोड्यूस हुए थे आर्मी में, आर्म फोर्सेस में। उन्होंने भी कुछ अच्छे चेंजेस किए और कुछ सही बातें आगे तक बोली। उसके बाद में मेरी याद के अनुसार जनरल बिपिन चंद्र जोशी थे, जो कि 93-94 में चीफ हुआ करते थे। उसके बाद में आज तक मैंने किसी को नहीं महसूस किया कि कोई भी इस तरह से कभी किसी ने हमको फेवर किया। सर अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी लास्ट वीक या 10 दिन पहले आपकी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो आप बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे थे अबाउट द लिटिगेशन पार्ट जो आपका था, और आपने कहा था कि मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें फेवरेबल होंगी। और मैं आई वाज सिटिंग विद जनरल सतबीर ऑल्सो, तो उन्होंने भी कहा कि एक डिसाइसिव मूवमेंट है ये एक हिस्ट्री में, और कर्नल मुकुल की एफर्ट्स में हो सकता है कि हमें अब जो है न्याय मिले। तो सर
क्या ऐसा हुआ कि जजमेंट जो है बिल्कुल ही मतलब उसके बाद 360 डिग्री पे जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये जजमेंट नहीं है। ओके, हुआ क्या है, मैं आपको बड़े विस्तार से प्लीज हमारे short में व्यूअर्स के बताता लिए हूं। हाँ, मैं बताता थोड़ा सा हूं। सिंपलीफाई कीजिए। देखिए, 2016 23 दिसंबर को जजमेंट आया। 2017 में इन्होंने अपील फाइल की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस चला और 2012 मार्च 2019 को जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच के सामने 5 घंटे की लगातार हियरिंग हमारी हुई और जजमेंट रिजर्व हो गया। नाउ, while having a great respect for our Indian judiciary, I must say that there was something wrong. ओके, Something happened behind the screen. वो जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ और एक टेक्निकल रीजन की वजह से कहा गया कि सारे के सारे रेस्पोंडेंट्स को सुना नहीं जा सका है बिकॉज हमने उनको कॉपी सर्व नहीं किए। कॉपी सर्व करना काम था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के पास सबके एड्रेस थे बिकॉज वो सारे पेंशनर थे या सर्विंग थे। गवर्नमेंट ने उसको सर्व नहीं किया और इस वजह से वो जजमेंट पेंडिंग रहा। इन्होंने कहा सबको सर्व करो और उस दौरान जस्टिस अशोक भूषण रिटायर हो गए। वो जजमेंट नहीं प्रोनाउंस हो सका। फिर कोरोना हो गया और उसके बाद में किसी तरह से गाड़ी वापस पटरी पे आई तो हमारा मैटर जस्टिस नागेश्वर राव के सामने गया। जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा कि इसमें से 2 जजेस जो पहले जिन्होंने सुनवाई की है उसमें जस्टिस के एम जोसेफ थे, तो ये अब जस्टिस अशोक भूषण रिटायर हो गए लेकिन जस्टिस के एम जोसेफ है, उनकी बेंच के सामने ले जाओ। हमारा मैटर जस्टिस नागेश्वर राव के पास से जस्टिस के एम जोसेफ के पास चला गया। ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसेफ ने कुछ दिनों डेट दी और उसके बाद में वो भी रिटायर हो गए और हमारा मैटर 23 अगस्त 2023 को आ गया जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच में। ओके, एज ऑन डेट हमारा मैटर ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी की कोर्ट में है। लास्ट सुनवाई अभी 23 तारीख को हुई थी। ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी भी रिटायर हो रहे हैं मई 31 तक। है तो उनकी जून की डेट लेकिन जून में चूंकि कोर्ट्स बंद है तो लास्ट डे उनका 31 में होगा। और जस्टिस महेश्वरी को मैं पर्सनली बार बार कोर्ट में बोलता रहा कि आप इनको एडजॉर्नमेंट दे रहे हैं, बार बार एडजॉर्नमेंट दे रहे हैं। उन्होंने मेरे को यहां तक कहा, मिस्टर काउंसिल, व्हेन द एएसजी और द एजी इज रिक्वेस्टिंग, मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट, हमको सुनना होता है। दीज वर द वर्ड्स व्हाइल सिटिंग इन कोर्ट नंबर 7 ही टोल्ड मी। आई वॉज लेफ्ट विद नो अदर चॉइस। जो वो कह रहे थे मैं सुन रहा था। बार बार डेट लगती गई, 2-2 महीने की, 3-3 महीने की। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा केस पीछे होता था, नंबर नहीं आता था। नंबर अगर आ जाता था तो अपोजिट पार्टी कहती थी आके कि आज एजी नहीं है, आज एएसजी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता था कि दे आर ट्राइंग टू समहाउ अवॉइड। ओके, मैंने फिर भी पूरा प्रेशर बना के रखा। मामला जब दिसंबर में आया तो दिसंबर में फाइनली एक दिन हियरिंग शुरू हुई। करीबन आधा घंटे हियरिंग हुई। अटॉर्नी जनरल मिस्टर आर वेंकटरमणी ने हियरिंग शुरू की, अपना आर्गुमेंट शुरू किए और लंच हो गया। और ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी ने बोला अभी बाकी आर्गुमेंट्स हम लंच के बाद सुनेंगे। लंच के बाद जब बेंच दोबारा बैठी तो बेंच ने यह कहा कि मिस्टर अटॉर्नी, आप वो फाइल लेके आइए जिसपे आपने इनको डिनाई किया है। वी वांट टू सी दैट फाइल, दैट ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव डिनाइड एनएफयू टू देम। दिस वाज द मोमेंट दैट अटॉर्नी जनरल, लंडन अटॉर्नी जनरल फाउंड ए वे आउट। ही सेड ओके लॉर्डशिप, मैं प्रोड्यूस करता हूं इसको अगले वीक में। अगले वीक में the London Attorney General came to the court with a letter saying that we have now constituted another high-powered committee and that high-powered committee will look into the issue. और इन्होंने ये कहा जस्टिस महेश्वरी ने, ओके हम आपको 2 महीने का वक्त देते हैं, आप 2 महीने में करके ले आइए। एंड नीडलेस टू से इन रेस्पोंडेंट्स को यानी कि मुझे और बाकी लोगों को भी सुना जाएगा उसके अंदर। ना हुआ क्या कि हमको बुलाया तो गया, हमारी बात भी सुनी गई, ठीक है ना, लेकिन वहां पे हुआ कुछ नहीं। और जब दोबारा डेट लगी तो अटॉर्नी जनरल ने आके बोला सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, मैटर हैज बीन रेफर्ड टू द हाईएस्ट लेवल और हमको जो है 2 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए। कोर्ट ने उनको 2 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते दे दिए। वो फिर आए 16 मार्च को आके, उन्होंने फिर बोला कि हमें टाइम चाहिए, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। अब उन्हें 15 अप्रैल की फिर डेट दे दी गई। 15 अप्रैल को जब वो आए
तो उन्होंने कहा हमें 1-2 दिन का वक्त चाहिए, सब कुछ आ गया है, एफिडेविट रेडी है, हम 1-2 दिन में फाइल कर देंगे। उन्हें 22 अप्रैल की डेट दे दी गई। 22 अप्रैल को वो आए और 21 अप्रैल की रात को उन्होंने फाइल कर दिया उठा के। 21 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया, जिसमें उन्होंने सब कुछ डिनाई कर दिया। अब 22 अप्रैल की सुबह जब हम पहुंचे कोर्ट में, तो ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी ने बोला, यू सी आई हैव सीन द एफिडेविट, दे हैव रिसाइंड इट फ्रॉम देयर कमिटमेंट, अब तो इसकी सुनवाई दोबारा करनी पड़ेगी। तो मैं तो शायद अब इस बेंच में नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो रिटायर हो रहा हूं। हमने फिर भी कोशिश की उनको मनाने की, उनको समझाने की। उन्होंने 23 तारीख की डेट दे दी, 23 को भी हमारा नंबर नहीं आया, और अब हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते में किसी दूसरी बेंच के पास हमारा मैटर जाएगा। सर, इसका मेजर रीजन गवर्नमेंट क्या दे रही है? मेजर रीजन इसको डिनाई करने का रीजन क्या दे रही है? जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की बात हमने ओआरओपी में भी देखी थी, अभी भी देखी है, और अग्निवीर को भी जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने कहा जी फाइनेंशियल उसके रीजंस हैं। तो क्या ये वैलिड रीजंस हैं? क्या एक लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट की, मतलब क्या ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि ये रीजन जेन्युइन हो? देखिए, 2016 में जिस समय जजमेंट आया था, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में खुद कहा गया था कि इसका फाइनेंशियल आउटले या फाइनेंशियल इंपैक्ट महज 69 करोड़ रुपीस पर एनम होगा। सिर्फ 69? सिर्फ 69। उस समय पे कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनको एरियर दिए जाए पिछले 3 साल के। तो एरियर भी लगा के 800-900 करोड़ रुपए से ऊपर मामला नहीं जा रहा था। अब अगर आप 10 साल तक केस लटका के रखेंगे और आगे भी 10 साल लटका के रखेंगे, तो एरियर तो बनी जाएंगे, एरियर तो बनी जाएंगे ना किसी तरह से। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पर ईयर हम एरियर को एक तरफ छोड़ देते हैं, पर ईयर इंपैक्ट 100 करोड़ का भी नहीं है। गवर्नमेंट इतनी चीजों पे फ्रीबीज बांट रही है, 80 करोड़ लोगों को इंडिया में फ्री राशन बांटा जा रहा है। क्या क्या फ्रीबीज इलेक्शंस में नहीं दी जा रही हैं, लेकिन जो सोल्जर है, जो आर्म फोर्सेस है, उनके लिए 69 करोड़ रुपीस या 80 करोड़ रुपीस निकालना भी गवर्नमेंट के लिए भारी पड़ रहा है। इन एनी केस हम लोग पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वी आर सीकिंग स्टेटस पैरिटी। मैं शुरू से कहता आया हूं, हम पैसे के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमारा आपने स्टेटस कंटिन्यूअसली इरोड किया है। आज की तारीख में एक आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर 5 साल का है, वो कहता है आई एम सीनियर टू यू, आई एम गेटिंग एनएफयू। तो सर, ये जितनी भी आपकी हाई पावर कमेटीज बनी है, इसमें कितना फौज का रिप्रेजेंटेशन है? 0। वो सारे बिठा दिए इन्होंने आईएएस ऑफिसर, या वो डू यू थिंक यू विल गेट अ जस्टिस एवर? वी आर ओनली होपिंग दैट वी विल गेट द जस्टिस फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो सर, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये चीज़ नहीं है कि जिस तरीके से एजी साहब या एसजी साहब एडजॉर्नमेंट ले रहे हैं, जिस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स हो रही हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं है? देखिए, और इस तरीके से अगर चलता रहा तो आप क्या वे फॉरवर्ड देखते हैं? अंकित जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आजकल मासेस में हो गया है, हमारी जुडिशरी में कुछ ना कुछ डाइल्यूशन है। हर आदमी सोचता है कि मेरे को भी कुछ शायद पोस्ट रिटायरमेंट कुछ एवेन्यूज मिल जाएंगे। हमारे सामने है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस सदाशिवम, उनको गवर्नर बना के भेजा गया था। जस्टिस गोगोई थे, उनको राज्यसभा का मेंबर बना के भेजा गया था। हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दे आर रियली हाईली रेस्पेक्टेबल एंड लर्नेड पीपल। Yes, we agree that they need to be employed even post their retirement because of their experience. Because of their knowledge. But using that against somebody, I have failed to understand why it is happening. तो सर, वो एक पार्लियामेंट में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था ना कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट शुड नॉट इम्पैक्ट योर करंट। Late Mr. Arun Jaitley has said pre-retirement decisions are actually. तो सर, एक बात बताएं, अब मैं मूविंग टुवर्ड्स द एंड। अब जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 7-8 दिन से काफ़ी सोशल मीडिया पे एनएफएफयू का मुद्दा चल रहा है और बहुत लोग इसके लिए वोकल हैं, और आपकी भी बात होती होगी सर्विंग फौजिस से भी, जो आपके बैच के या जूनियर्स आपके रहे होंगे। क्या माहौल है सर इस पिटीशन को लेके, इस पर्टिकुलर एनएफएफयू को लेके? आर दे होपफुल और आर दे डीमोटिवेटेड? क्या माहौल क्या, और आप खुद कितने मतलब इसको लेके मतलब होपफुल हैं? देखिए, मैं अभी भी पूरी तरह से होपफुल हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक ना एक दिन we will be able to see the light of the tunnel, at the end of the tunnel rather, and जुडिशरी कहीं ना कहीं जरूर इस बात को एक दिन समझेगी। डिले जरूर हो रहा है, मैंने अपना प्रेशर लेट डाउन नहीं किया है, मैं अभी भी इस केस को उसी तरह से आगे लेके प्रोसेस करूंगा। जहां तक सीनियर हायरार्की का सवाल है, उन्होंने पहले तो सपोर्ट किया नहीं। यस, मैंने पिछले 2-3 दिनों में देखा है कुछ लोगों ने हमको सपोर्ट किया है जिन्होंने पहले हमको कभी सपोर्ट नहीं किया। एंड दे मे बी हैविंग देयर रीजंस कि वो सर्विंग ब्रास में भी, सर्विंग में तो मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने हमको सपोर्ट किया, ओपनली तो कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यस
अगर पर्सनली किसी से हम बात करते हैं तो यस, पीपल आर इन सपोर्ट कि हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन सुननी तो चाहिए, कोई सुने तो सही हमारी बात। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। सर इसी क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो पिछले इंटरव्यू में आपने बताया कि आप हाई कोर्ट में जीते, फिर आपको डिफेंस मिनिस्टर ने बुलाया, डिफेंस मिनिस्टर ने उसको सपोर्ट करा कि आई विल मेक श्योर दैट एनएफएफयू विल बी इम्प्लीमेंटेड। सो ऐसा क्या आपको लग रहा है कि सेम पार्टी की सेम गवर्नमेंट सेंटर में है और सेम जुडिशरी है और फिर आपको जो है इस तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स और इस सब का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आई विल टेल यू, 23 दिसंबर 2016 को जजमेंट आया था। 29 दिसंबर को मेरी मीटिंग हुई थी द देन रक्षा मंत्री लेट मिस्टर मनोहर पारिकर, गॉड ब्लेस हिज सोल। उन्होंने मेरे से कहा था इट्स अ वेरी गुड जजमेंट एंड आई विल इंश्योर दैट इट इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। आफ्टर ऑल ही वाज द रक्षा मंत्री ड्यूरिंग द बीजेपी regime only. I expected that it will be done, but the moment he moved out back to Goa, they filed an appeal and today we are struggling with that appeal still. सर उस समय भी आपको लगता है जो प्रॉब्लम हर्डल्स क्रिएट हुई थी वो सर्विंग क्लास की तरफ से हुई थी? देखिए, देयर आर, उनका कितना रोल है सर? देयर इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि Yes. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, देखिए, एज पर माय नॉलेज हमारे सर्विस हायरार्की में डेफिनेटली अपोजिशन था और आज भी है। उस समय भी था और आज भी है। अदरवाइज ए जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम DMA should not have signed that report. He could have dissented very easily. I do agree. One Major General GS Chaudhary has signed the document. I'm not blaming him, but I'm blaming him for this reason that if he was not in tune with whatever we are demanding, in fact, he's a Major General, even he is not getting NFU. It's only the Lieutenant Generals who are getting NFU. OROP, all Major Generals are also getting, but NFU only Lieutenant Generals are getting. He could have written a dissent note. Under what compulsion, under what circumstances he signed that report, I fail to understand. Because the team which led the OROP movement, they also said they have a similar point of view that Manohar Parrikar was supportive, but it Yes, was Manohar Parrikar was. somewhere at finance ministry level. Late Mr. Manohar Parrikar was definitely supportive. थैंक यू कर्नल मुकुल, आप मेरे शो में आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने व्यूज। Thank you very much.